नमस्कार पढ़न्तु। द पढ़न्तु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार, बीज बैंक, राष्ट्रीय बीज नीति इत्यादि। ठीक, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अनाज और दलहनी फसलें। ठीक, इसमें हम जानेंगे इनका वानस्पतिक नाम, यह किस कुल से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई या किस क्षेत्र में हुई। ठीक, कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं तथा इसका नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है या किस प्रकार किया जाना चाहिए इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें कृषि अर्थशास्त्र क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं। ठीक, विभिन्न संस्थाएं जैसे नाफेड, ट्राइफेड, मार्केट क्या होता है, मार्केट के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, CSEP नाम की संस्था पढ़ेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, तथा सहकारी बैंकों का अध्ययन करेंगे। ठीक, किसान कहाँ से ऋण लेते हैं, कितना ऋण ले सकते हैं, कितनी अवधि के ऋण ले सकते हैं, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीज प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, सीड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे बीज क्या होता है, बीज का क्या डेफिनेशन है। ठीक, तो आंसर है निषेचित बीजांड। निषेचित बीजांड को बीज कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक, बाकी डिटेल आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट सन याद रखना है आपको, 1956-57, 1963, 1966 और 1988। ठीक, 1956-57 में याद रखेंगे कि भारत सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना की शुरुआत की। ठीक, 1956-57 में भारत सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना की शुरुआत की। ठीक, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई, तो आंसर है 1963। ठीक, 1966 में भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया। 1966 में भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया। ठीक, 1988 में न्यू डेवलपमेंट ऑन सीड टेक्नोलॉजी नामक नीति बनाई गई। न्यू डेवलपमेंट ऑन सीड टेक्नोलॉजी नामक नीति बनाई गई। न्यू पॉलिसी ऑन सीड टेक्नोलॉजी है ना, ये पॉलिसी है। न्यू पॉलिसी ऑन सीड टेक्नोलॉजी नामक नीति या पॉलिसी बनाई गई। ठीक, आगे देखते हैं बीज के प्रकार। बीज के प्रकार देखते हैं। शुद्धता के आधार पर बीज को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रजनक बीज, ब्रीडर्स सीड। ठीक, आधार बीज, फाउंडेशन सीड, पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड, प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं, बहुत आसान है। पहला है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज। ठीक, प्रजनक बीज क्या है? प्रजनक बीज जिस पादप या संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। उससे सीधा संबंधित होता है। ठीक, इसमें आनुवांशिक शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। इस बीज में आनुवांशिक शुद्धता सबसे अधिक होती है। बस 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? प्रजनक बीज जिस पादप या संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। ठीक, इसमें आनुवांशिक शुद्धता सबसे अधिक होती है। बस 2 पॉइंट। ठीक, दूसरा देखते हैं आधार बीज। दूसरा है आधार बीज। आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से ही किया जाता है। इसका उत्पादन, आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से ही किया जाता है।
इस प्रकार किया जाता है कि इसमें आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, ठीक, विशेष मानकों के अनुसार, विशेष मानकों के अनुसार, बस, ठीक। फिर से देखिए आधार बीज क्या है। आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार उसमें आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, बस इतना ही याद रखेंगे, है ना। तीसरा देखते हैं पंजीकृत बीज। बहुत आसान है, तीसरा है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज क्या है? पंजीकृत बीज का उत्पादन किससे होगा? आधार बीज से, ठीक। इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है ताकि आनुवांशिक शुद्धता या गुण बनी रहे, आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, ठीक। फिर से देखिए पंजीकृत बीज का उत्पादन आधार बीज से ही किया जाता है। इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है ताकि आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, ठीक। अगला है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या है? प्रमाणित बीज क्या है? खेती के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बीज की अंतिम अवस्था है। खेती के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बीज की अंतिम अवस्था है, ठीक। ये बीज कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो पंजीकृत बीज से। इसका उत्पादन पंजीकृत बीज से ही किया जाता है, ठीक। फिर से देखिए प्रमाणित बीज खेती के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बीज की अंतिम अवस्था है। इसका उत्पादन पंजीकृत बीज से किया जाता है, ठीक। ये हो गया बीज के प्रकार। आगे देखते हैं। अगला है बीज बैंक। बीज बैंक की स्थापना कब हुई? 1999-2000, 1999-2000, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीज उपलब्ध कराना, ठीक। प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीज उपलब्ध कराना बीज बैंक का उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब हुई? 1999-2000, ठीक। राष्ट्रीय बीज नीति 2002, ये क्या है? इसको केंद्र सरकार ने कब अनुमोदित किया? 18 जून 2002 को। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 को 18 जून 2002 को अनुमोदन किया गया, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? बीज क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए निवेश में बढ़ोतरी करना, ठीक। बीज क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, ठीक, तथा बौद्धिक संपदा संरक्षण, बौद्धिक संपदा संरक्षण, ठीक। नई राष्ट्रीय बीज नीति MB राव समिति की संस्तुति पर आधारित है। नई राष्ट्रीय बीज नीति MB राव समिति की संस्तुति पर आधारित है, ठीक। चलिए, ये हो गया बीज प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनाज एवं दलहनी फसलें, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे अनाज एवं दलहनी फसलें। खाद्यान्न और अनाज फसलें पढ़ेंगे, ठीक। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, ठीक। पहला देखते हैं धान। धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, ठीक। किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, ठीक। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया। इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक। धान या चावल के उत्पादन में दुनिया के देशों में पहला स्थान किसका है? चाइना का। और भारत का स्थान दूसरा है, ठीक। सर्वाधिक धान या चावल उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। दूसरे नंबर पर है भारत, ठीक। इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं? पीला तना छेदक, गंधी बग, हिस्पा कीट, भूरा फुदका और केजवार्म,
ठीक, कौन कौन सा कीट लगता है? पीला तना छेदक, गंधी बग, हिस्पा कीट, भूरा फुदका और केजवार्म। ठीक, कौन कौन से रोग लगते हैं? भूरा पत्ती धब्बा रोग, भूरा पत्ती धब्बा रोग, ठीक, ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग, टुंगरो रोग। ठीक, भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग और टुंगरो रोग। ठीक है, ये हो गया धान या चावल। अगला देखते हैं गेहूं। गेहूं, गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ठीक, किस कुल से संबंधित है? ग्रेमनी। ठीक, उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? दक्षिण पश्चिमी एशिया, इसकी उत्पत्ति हुई है दक्षिण पश्चिमी एशिया में। ठीक, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। ठीक, गेहूं के उत्पादन में राज्यों में प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, किंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम है पंजाब। ठीक, कौन कौन से कीट लगते हैं? गेहूं का सैन्य कीट, गुझिया वीवल। ठीक, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो क्यूनॉल फॉस का उपयोग करके, क्लोरपाइरीफॉस का उपयोग करके। ठीक, गेहूं का सैन्य कीट और गुझिया वीवल नामक कीट लगते हैं जिसका नियंत्रण किया जा सकता है क्यूनॉल फॉस और क्लोरपाइरीफॉस का उपयोग करके। ठीक, कौन कौन से रोग लगते हैं? काली रोली, पीली रोली और भूरी गेरुई। ठीक, काली रोली, पीली रोली, भूरी गेरुई। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? मैंकोजेब और सल्फर पाउडर का, मैंकोजेब और सल्फर पाउडर का उपयोग करके इस रोग का निदान किया जा सकता है। ठीक, दूसरा रोग है अनावृत्त कंड रोग, अनावृत्त कंड रोग। ठीक, इसका नियंत्रण करने के लिए सूर्य का धूप और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा जो बीमारी है वो है करनाल बंट, इसे गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है। करनाल बंट को गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है। ठीक, अगला गेगला रोग, गेगला रोग। ठीक, तो इस रोग का नियंत्रण करने के लिए नमक के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, गेगला रोग के नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नमक के घोल का। ठीक, तो ये हो गया गेहूं। अगला देखते हैं ज्वार। अगला है ज्वार। ज्वार का वानस्पतिक नाम है सोरघम बाइकोलर, सोरघम बाइकोलर। ठीक, किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। ठीक, उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? अफ्रीका में। ज्वार की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका में। ठीक, कौन सा कीट लगता है? तो आंसर है तना मक्खी, प्रमुख रूप से। ठीक, कौन सा कीट? तना मक्खी। इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, किसका उपयोग करना होगा? तो आंसर है मछली का चूरा और कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन। ठीक, इसका नियंत्रण करेंगे मछली का चूरा और कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करके। ठीक, ये हो गया ज्वार। अगला देखते हैं बाजरा। अगला है बाजरा। बाजरा किस कुल से संबंधित है? आंसर है ग्रेमिनी। उत्पत्ति कहाँ पर हुई? अफ्रीका। ठीक, बाजरा ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक, इसका उन्नत किस्म है पूसा मोती। उन्नत किस्म कौन सा है? पूसा मोती। ठीक, रोग देखते हैं और उसके नियंत्रण के उपाय भी देख लेते हैं। ठीक, डाउनी मिल्ड्यू, रोग का नाम है डाउनी मिल्ड्यू। कैसे नियंत्रण करेंगे? तो उत्तर है मैंकोजेब का इस्तेमाल करके, मैंकोजेब। ठीक, दूसरा रोग है अर्गट या चिपका रोग, अर्गट या चिपका रोग। कैसे नियंत्रण करेंगे? नमक का घोल इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगला रोग है कंड या काग्या रोग, कंड या काग्या रोग। ठीक, नियंत्रण कैसे करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? वीटावेक्स, वीटावेक्स। ठीक, कीट देखते हैं और उसका नियंत्रण देखते हैं। पहला है सफ़ेद लट नाम का कीट। ठीक, इसका नियंत्रण करेंगे फोरेट का इस्तेमाल करके, फोरेट। ठीक, टिड्डा का नियंत्रण करेंगे मैलाथियान का इस्तेमाल करके, मैलाथियान। ठीक, कातरा नाम के कीट का नियंत्रण करेंगे मिथाइल पेराथियान का इस्तेमाल करके, मिथाइल पेराथियान। ठीक, ये हो गया बाजरा। अगला देखते हैं मक्का। अगला है मक्का, अगला है मक्का। मक्का किस कुल से संबंधित है? आंसर है ग्रेमिनी, मक्का ग्रेमिनी से संबंधित है। ठीक, उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? मेक्सिको। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है और अनाजों का राजा हम पढ़ चुके हैं, गेहूं को कहा जाता है। ठीक, इसमें कौन सा रोग लगता है?
डाउनी मिल्ड्यू और सफ़ेद कली का रोग। इसके अलावा सीडलिंग ब्लाइट, ठीक, कौन कौन सा रोग लगता है? डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद कली का रोग, सीडलिंग ब्लाइट। डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद कली का रोग और सीडलिंग ब्लाइट। ठीक, कीट कौन कौन सा लगता है? प्रमुख रूप से सफ़ेद लट और तना छेदक, सफ़ेद लट और तना छेदक। ठीक, आगे देखते हैं, लास्ट है जौ। अगला है जौ, किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी। ठीक, उत्पत्ति कहाँ हुई है? इथोपिया। ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इथोपिया। ठीक, कौन कौन सा रोग लगता है और उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है देखते हैं। धारीदार रोग, धारीदार रोग नियंत्रण करेंगे कैप्टान का प्रयोग करके, कैप्टान। ठीक, आवृत्त कंडवा रोग, आवृत्त कंडवा रोग नियंत्रण करेंगे वीटा वैक्स का इस्तेमाल करके, वीटा वैक्स। ठीक, अगला रोग है लूज स्मट, लूज स्मट। ठीक, अगला रोग मोलिया रोग, मोलिया रोग, इसका नियंत्रण करेंगे फसल चक्र का इस्तेमाल करके, फसल चक्र का इस्तेमाल करके। ठीक, अगला रोग है, आखिरी रोग है ब्लॉच, ब्लॉच। ठीक, तो ये हो गया जौ और इसके साथ साथ अनाज फसलें समाप्त हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें। दलहन फसलें पढ़ेंगे। दलहन फसलें में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मोठ, लोबिया, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। ठीक, पहला देखते हैं मोठ। मोठ का वानस्पतिक नाम है विग्ना एकोनिटिफोलिया, विग्ना एकोनिटिफोलिया। ठीक, किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में। ठीक, कौन सा कीट पाया जाता है इसमें? मुख्य रूप से कातरा नाम का कीट पाया जाता है, कातरा। ठीक, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? किसका यूज करेंगे? मिथाइल पैराथियान, मिथाइल पैराथियान। ठीक, रोग कौन सा पाया जाता है? पत्ती शीरा मोजेक, पत्ती शीरा मोजेक। कैसे दूर करेंगे इसको? इसका निवारण कैसे करेंगे? यूज करना होगा डाईमिथोएट, डाईमिथोएट का यूज करेंगे। ठीक, दूसरा रोग है चित्ती जीवाणु रोग, चित्ती जीवाणु रोग। इसका निवारण करेंगे एग्रोमाइसिन का यूज करके। किसका यूज करेंगे? एग्रोमाइसिन। ठीक, ये हो गया मोठ। अगला देखते हैं लोबिया। दूसरा है लोबिया। लोबिया का वानस्पतिक नाम है विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस। किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी। ठीक, कीट और नियंत्रण देखते हैं। तो कीट का नाम है चौला पोड फ्लाई, चौला पोड फ्लाई। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? मेलाथियान का यूज करके। ठीक, दूसरा कीट है मोयला, मोयला। इसका नियंत्रण करेंगे डाईमिथोएट का इस्तेमाल करके, डाईमिथोएट। ठीक, रोग देखते हैं। मोजेक नाम का रोग होता है, इसका नियंत्रण करेंगे डाईमिथोएट का इस्तेमाल करके। ठीक, मोजेक का नियंत्रण करेंगे, निवारण करेंगे डाईमिथोएट का इस्तेमाल करके। ठीक, दूसरा रोग है बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसका नियंत्रण करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करके। ठीक, बैक्टीरियल ब्लाइट का नियंत्रण करेंगे, निवारण करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करके। ठीक, ये हो गया लोबिया। अगला देखते हैं उड़द। अगला है उड़द। अगला देखते हैं उड़द। उड़द का वानस्पतिक नाम है विग्ना मोंगो, विग्ना मोंगो। ठीक, किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में। ठीक, कुल लेग्यूमिनेसी मोठ में भी पढ़े, लोबियम पढ़े और उड़द में भी पढ़े, सबके लिए सेम है। ठीक है, और सबके वानस्पतिक नाम में पहला शब्द क्या है? विग्ना है। ठीक, याद करना आसान रहेगा। ठीक, उड़द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं मूंग, मूंग दाल देखते हैं अगला। अगला है मूंग दाल। मूंग दाल का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा। ठीक, किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी, सेम पिछले तीनों की तरह। ठीक, उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में। कौन सा रोग लगता है? चित्ती जीवाणु रोग। नियंत्रण करेंगे एग्रीमाइसिन का इस्तेमाल करके, चित्ती जीवाणु रोग, एग्रीमाइसिन। ठीक, छाछिया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं इसको। कैसे नियंत्रण करेंगे? केराथन का इस्तेमाल करके, केराथन। ठीक,
पीलिया रोग कैसे नियंत्रण करेंगे? गंधक का इस्तेमाल करो या फिर फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करो। पीलिया रोग को नियंत्रित करने के लिए गंधक या फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। कौन सा कीट पाया जाता है? तना मक्खी और कातरा मुख्य रूप से पाया जाता है। तना मक्खी और कातरा नियंत्रण कैसे करेंगे? कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करेंगे या मैलाथियान का इस्तेमाल करेंगे? कार्बोफ्यूरान और मैलाथियान। ठीक, ये हो गया मूंग। अगला देखते हैं मसूर। अगला है मसूर। अगला है मसूर। मसूर का वानस्पतिक नाम है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा किस कुल से संबंधित है? सेम, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी। ठीक। उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में। कौन सा रोग पाया जाता है? विल्ट रोग, पाउडरी मिल्ड्यू। विल्ट रोग और पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक। अगला देखते हैं मटर। मटर। अगला है मटर। मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? भारत में। ठीक। कौन कौन सा कीट पाया जाता है? तना मक्खी, लीफ माइनर, पोड बोरर। ठीक। तना मक्खी, लीफ माइनर, पोड बोरर। ठीक। कौन कौन सा रोग पाया जाता है और उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? छाछिया रोग। ठीक। इसका नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करेंगे गंधक और केराथियान का। गंधक का इस्तेमाल करो या केराथियान का इस्तेमाल करो। ठीक। सूखा रोग। सूखा रोग का नियंत्रण करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बाविस्टन का। बाविस्टन। ठीक। ये हो गया मटर। अगला देखते हैं चना। चना दाल। अगला है चना। चना का वानस्पतिक नाम है साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। ठीक। किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी। सारा नाम किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी। ठीक। उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक। रोग देखते हैं उकटा रोग। दूसरा झुलसा रोग। अब झुलसा रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। कीट और नियंत्रण देखते हैं। पहला कीट है कटवर्म। कटवर्म। ठीक। नियंत्रण कैसे करेंगे? मिथाइल पैराथियान का इस्तेमाल करके। मिथाइल पैराथियान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। फली छेदक, इसका नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करेंगे मेलाथियान पाउडर। मेलाथियान पाउडर। ठीक। दीमक का नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्लोरीपायरीफॉस। क्लोरीपायरीफॉस। ठीक। तो ये हो गया दलहन फसलें। अगला कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जानेंगे कृषि अर्थशास्त्र क्या है। कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तथा उन समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं। ठीक। जिससे किसानों तथा उससे संबंधित व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके। ठीक। फिर से देखिए कृषि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तथा उन समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं जिससे किसानों एवं उससे संबंधित व्यक्तियों का कल्याण हो सके। ठीक। आगे देखते हैं उत्पादन तथा उत्पादन के कारक। उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन उत्पादन कहलाता है। ठीक। जैसे कच्चा लोहा का स्टील में परिवर्तन, कपास का कपड़े में परिवर्तन। ठीक। इसी प्रकार गन्ने का शक्कर में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब इसके कौन कौन से कारक हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन फैक्टर, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी। ठीक। चौथा संगठन
और पांचवा है उद्यमी। ठीक, लैंड हो गया, लेबर हो गया, पूंजी मतलब कैपिटल, ठीक, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, और उद्यमी मतलब इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब इसमें पूंजी के कई प्रकार हो सकते हैं। पूंजी के प्रकार जैसे स्थिर पूंजी, ठीक, कार्यशील पूंजी और डूबती पूंजी। ठीक, स्थिर पूंजी कौन सा है? भूमि को हम बोलेंगे स्थिर पूंजी, बिल्डिंग को बोलेंगे स्थिर पूंजी। ठीक, कार्यशील पूंजी किसको कहेंगे? मजदूरी को। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हलचल करके काम करना। डूबती पूंजी किसे कहेंगे? किसी मशीन को खरीदना, किसी मशीन को खरीदना, इस पूंजी को हम क्या कहेंगे? डूबती पूंजी। ठीक, संगठन देखते हैं, संगठन के क्या कार्य है? तो संगठन के कार्य नाम से समझ में आ रहा है, संगठित करना, ठीक, जोखिम उठाना या कोई परिवर्तन उत्पन्न करना। ठीक, ये किसके कार्य हो गए? संगठन के कार्य हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन देखते हैं, कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक, विपणन मतलब मार्केटिंग करना। ठीक, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बिंदु से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। ठीक, ये एक परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एक परफॉर्मेंस है, एक प्रदर्शन है। ठीक, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बिंदु से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना कृषि विपणन कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे सहकारी विपणन के ढांचे। ठीक है, आगे देखते हैं सहकारी विपणन के ढांचे। ठीक, पहला है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में की गई। ठीक, इसका उद्देश्य है कृषि उपजों का विपणन करना। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर। ठीक, दूसरा राज्य सहकारी विपणन समिति, यह राज्य स्तर पर कार्य करता है, किसानों के उत्पादों को विपणन करता है। ठीक, किसानों के उत्पादों का विपणन करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर इसकी स्थापना की गई है, राज्य सहकारी विपणन समिति। ठीक, अगला है केंद्रीय विपणन समिति, यह जिला स्तर पर कार्य करता है, जिला स्तर पर किसानों के उत्पादों का विपणन कार्य करता है। ठीक, अगला प्राथमिक विपणन समिति, यह मंडियों तथा थोक संग्रह केंद्रों पर कार्य करता है। ठीक, कृषि उत्पादों के विपणन का कार्य कहां पर करता है? मंडियों तथा थोक संग्रह केंद्रों पर। कौन सा? प्राथमिक विपणन समिति। ठीक, आगे देखिए ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक, इन्होंने कार्य करना कब से शुरू किया है? अप्रैल 1988 से। ठीक, इसका कार्य क्या है? जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना, जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना। ठीक, तथा उनके उपज का अच्छा मूल्य दिलाना, तथा उनके उपज का उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाजार, बाजार और बाजार के प्रकार। आगे देखते हैं बाजार। बाजार के 3 प्रकार हैं, कौन कौन सा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, एकाधिकार और अपूर्ण। ठीक, अब देखते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है।
पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं मतलब खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, ठीक, तथा एक समान वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। एक समान वस्तुओं का विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज किया जाता है, ठीक। एकाधिकार बाजार क्या है? एकाधिकार बाजार मतलब विक्रेता केवल एक ही होते हैं, वस्तुओं के बेचने वाले केवल एक ही होते हैं, ठीक, तथा वस्तुओं की पूर्ति पर इसका नियंत्रण होता है, वस्तुओं की पूर्ति पर इसका नियंत्रण होता है। एक अधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होते हैं और इसमें वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है? इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं का विक्रय, विक्रय मतलब बेचना और क्रय मतलब खरीदना, ठीक। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या देखा? क्रेताओं मतलब खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है और एक ही समान वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक। एकाधिकार बाजार में बेचने वाला केवल एक होता है तथा पूर्तियों पर यह नियंत्रण रखता है, ठीक। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है? विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बेचने वालों की संख्या अधिक होती है तथा अलग अलग वस्तुएं बेची जाती है, ठीक। ये हो गया बाजार। आगे देखते हैं कृषि कीमत। टॉपिक का नाम है कृषि कीमत। उसमें हम जानेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, जारी कीमत क्या है, वसूली कीमत क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं कृषि कीमत, एग्रीकल्चर प्राइसेस, ठीक। इसमें तीन चीज हम पढ़ेंगे: न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वसूली खरीद मूल्य, परचेसिंग प्राइस, ठीक। निर्गमन आवंटन मूल्य मतलब इशू प्राइस, ठीक। पहला देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। मिनिमम समर्थन मूल्य क्या है? वह कीमत जिस पर सरकार किसानों के उपज को खरीदने की घोषणा करती है, वह कीमत जिस पर सरकार किसानों के उपज को खरीदने की घोषणा करती है, खरीदने की घोषणा करती है। घोषणा शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। अब यह घोषणा सरकार द्वारा किया जाता है किनकी सिफारिश पर? तो CACP। यह घोषणा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है CACP की सिफारिश पर, ठीक। ये क्या है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985। CACP की स्थापना हुई 1985। इसके पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ठीक। कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग, ठीक। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो आंसर लेना है 1965, ठीक। यदि क्वेश्चन पूछे कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई तो आंसर लेना है 1965। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तब आंसर लेना है 1985, ठीक। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किनकी सिफारिश पर की जाती है? तो आंसर लेना है CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक। घोषणा कौन करता है? तो सरकार करता है, ठीक। क्या है? वह कीमत जिस पर सरकार किसानों के उपज को खरीदने की घोषणा करती है, ठीक। क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला देखते हैं वसूली खरीद मूल्य, परचेसिंग प्राइस। वसूली कीमत या वसूली खरीद मूल्य, इसको वसूली कीमत भी बोल सकते हैं, परचेसिंग प्राइस, ठीक। वह कीमत जिस पर सरकार किसानों के उपज को क्रय करती है, खरीदती है, वह कीमत जिस पर सरकार किसानों के उपज को क्रय करती है, खरीदती है,
ठीक, इसका उद्देश्य है उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रन करना या बनाए रखना। इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से देखिए, वसूली कीमत क्या है? वह कीमत जिस पर सरकार किसानों की उपज को क्रय करती है। इसमें क्या पढ़े थे? क्रय करने या खरीदने की घोषणा करती है। घोषणा शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या देख रहे हैं? वह कीमत जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है, क्रय कर लेती है। ठीक, इसका उद्देश्य है उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखना। ठीक, आगे देखते हैं, निर्गमन आवंटन मूल्य या निर्गमन कीमत, इशूइंग प्राइस, इशू प्राइस। निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस। ठीक, ये क्या है? निर्गमन मूल्य क्या है? वह कीमत जिस पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्न बेची जाती है। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। बेचना मतलब विक्रय करना। ठीक, निर्गमन मूल्य क्या है? वह कीमत जिस पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित कीमत पर खाद्यान्न बेची जाती है। ठीक, चलिए, ये हो गया कृषि कीमत। आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, जैसे पहला है, राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारागार बोर्ड की स्थापना कब हुई? आंसर लेना है 1956। ठीक, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारागार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1956। ठीक, दूसरा, केंद्रीय भंडारागार निगम की स्थापना कब हुई? 1957। केंद्रीय भंडारागार निगम की स्थापना कब हुई? 1957। ठीक, अगला, भारतीय खाद्य निगम 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965। ठीक, अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत कब हुई या 1950 में विधिवत रूप से लागू हुआ? ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में विधिवत रूप में लागू किया गया। ठीक, आगे चलकर नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई जून 1992 में। ठीक, जून 1992 में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, फिर से आगे चलकर साथ साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में आरंभ की गई। ठीक है, कंफर्म कर लेता हूं एक बार। ठीक, जून 1997 है ये, है ना? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जून 1997 है। ठीक, नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में आरंभ की गई। ठीक, फिर आगे चलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको कब अधिसूचित किया गया? 10 सितंबर 2013। ठीक है, चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आगे देखते हैं कृषि शाख। कृषि शाख, एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि शाख या कृषि ऋण। ठीक, किसान 3 प्रकार के ऋण ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऋणों के बारे में। तो किसान 3 प्रकार के ऋण ले सकता है। कौन कौन सा ऋण? पहला है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक, यदि 15 माह से कम अवधि के लिए लोन लिया जाए तो उसे हम किसमें शामिल करेंगे? अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत। ठीक, दूसरा
मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण क्या है? 15 माह से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण लिया जाना किसमें शामिल करेंगे? मध्यकालीन ऋण में। ठीक। अगला है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण, यदि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण लिया जाए तो इसे हम किसमें शामिल करेंगे? दीर्घकालीन ऋण में। ठीक। फिर से देख लीजिए, अल्पकालीन ऋण क्या है? 15 माह से कम समय के लिए ऋण लेना। मध्यकालीन ऋण क्या है? 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए ऋण लेना। ठीक। दीर्घकालीन ऋण क्या है? 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण लेना। ठीक है। चलिए, अब ऋण कहाँ से लेंगे किसान, ये भी हम देख लेते हैं। ऋण कहाँ से लेंगे? ऋण लेने के 2 स्रोत हैं इनके। ठीक। पहला है गैर संस्थागत स्रोत, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सोर्स। ठीक। दूसरा है संस्थागत स्रोत, ऑर्गेनाइज्ड सोर्स। ठीक। अब गैर संस्थागत स्रोत माने क्या? इसका मतलब है साहूकार से ऋण लेना। ठीक। अपने मित्र से ऋण लेना, अपने सगा संबंधी से ऋण लेना किसमें शामिल करेंगे? गैर संस्थागत स्रोत में शामिल करेंगे। ठीक। संस्थागत स्रोत क्या है? बैंक से ऋण लेना या किसी संस्था से ऋण लेना। ठीक। अब ये बैंक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सहकारी बैंक हो सकते हैं। अब सहकारी बैंक को भी 2-3 भागों में बांटा गया है, आगे देखते हैं। ठीक। किसान कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं? गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत के अंतर्गत साहूकारों, मित्रों या सगा संबंधियों को शामिल किया जाता है। संस्थागत स्रोत मतलब किसी संस्था से या किसी बैंक से ऋण लेना। ठीक। आगे देखते हैं सहकारी बैंक। आगे देखते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक। राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक। दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक। और अगला है प्राथमिक साख समितियां, प्राथमिक साख समितियां। ठीक। राज्य सहकारी बैंक को ऋण कौन देता है? तो आरबीआई। राज्य सहकारी बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है। इसे राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक, अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। ठीक। राज्य सहकारी बैंक को अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, शीर्ष सहकारी बैंक कहा जाता है। ये ऋण कहाँ से प्राप्त करती है? आरबीआई से। ठीक। केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ से ऋण प्राप्त करेगी? राज्य सहकारी बैंक से। ठीक। इसे जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये जिला स्तर की शीर्ष सहकारी बैंक होती है। ठीक। राज्य स्तर की शीर्ष बैंक कौन सी है? राज्य सहकारी बैंक। जिला स्तर की शीर्ष बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक, और क्षेत्रीय स्तर की शीर्ष बैंक प्राथमिक साख समितियां। ठीक। राज्य सहकारी बैंकों को ऋण कौन देता है? आरबीआई। केंद्रीय सहकारी बैंक को कौन ऋण देता है? राज्य सहकारी बैंक। ठीक। ये जिला स्तर की बैंक है। आगे प्राथमिक साख समितियों को कौन ऋण देता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक। अब ये समिति, प्राथमिक साख समितियां कैसे बनती है? किसी गांव या 2-4 गांव या किसी क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।